हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने कल्याणी के चालुक्य कवर कर लिया था, तो उस आधार पर हमारी देखा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री में भी हमारा जो साउथ इंडिया वाला जो चैप्टर चल रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। जिस तरीके की देखा जाए कि हमने कौन कौन से राजवंश कवर किए हैं, अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने कहाँ से शुरुआत की थी? चंगम डायनेस्टी से शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की थी? संगम डायनेस्टी से, जिसमें हमने तीन चीज पढ़ी थी। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में पढ़ा था। फिर इन्हीं चोल के जगह पे कौन आ गए थे? पल्लव आ गए थे। इन्हीं चोल की जगह पे कौन आ गए थे? पल्लव आ गए थे। और पल्लव की जगह में दोबारा से कौन आए हैं? लेटर चोलास, जिन्हें बोला जा सकता है लेटर चोल आ गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने शुरू किए थे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, जहां पे हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले देखा जाए तो सातवाहन थे, लेकिन सातवाहन वंश को हमने पहले ही कवर कर लिया था, है ना। और उसके बाद हमने सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ा था? वकटक वंश। ठीक है, वकटक वंश के बाद हमने कौन सा वंश देखा था? यहीं पे कौन आ गया था? चालुक्य। चालुक्य की बेसिकली हमने यहाँ पे कितनी ब्रांच देखी है? 3 ब्रांच देखी। टोटल 3 ब्रांच चालुक्य की देखने को मिलती है। कौन कौन से? वतापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। ये सारा चालुक्य वंश हमने कवर किया। इन दोनों वंश के बाद, मतलब वतापी वंश के बाद ही यहाँ पे कौन आ जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। और राष्ट्रकूट वंश के बाद दोबारा से कौन आते हैं? कल्याणी के चालुक्य। अंतिम में देखा जाए तो जो लास्ट हीरो जो बचे हैं हमारी मूवी में, अगर देखा जाए एक तरीके की मूवी चल रही है, तो लास्ट हीरो कौन बचे हैं? बचे हैं कल्याणी के चालुक्य और लेटर चोल। अंतिम समय तक 1269 एडी तक हमारे लेटर चोलाज रहे हैं। और 1215 ईस्वी तक कौन रहा है? करीब हमारे, क्या लिख दिया मैं? हाँ, 1215 ईस्वी तक कौन रहा है? कल्याणी के चालुक्य रहे। ठीक है, और इस हिसाब से फिर यहाँ से ही किस चीज की शुरुआत हो जाती है? मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। कुछ वंश राजवंश बन गए हैं, 1 2 3 राजवंश बच गए, जिनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो ये देखा जाए तो 8 9 10 11 करीब इस तरीके 10 11 राजवंश दक्षिण भारत के हमने कवर कर लिए हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ जाए। अगर इनकी क्षेत्र की बात करें कि इनका क्षेत्र कौन सा था, तो ये वाला क्षेत्र किसका था? चेर का। इसीलिए इनको केरला पुत्र या चेरापद के नाम से भी जाना जाता था। ये वाला क्षेत्र किसका था? चोल का था। ये वाला था चेर का, ये वाला था चोल का। ठीक है, और बीच वाला ये जो क्षेत्र आता है ये किसका था? पांड्य का। इसी चोल के क्षेत्र में कौन आए थे? पल्लव आए थे। और बाद में इसी पल्लव और चोल के क्षेत्र में कौन आ गए थे? चोल आ गए थे। ठीक है ना। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र किसका किसका था? तो हमने देखे सबसे पहले इसमें कौन थे? सातवाहन वंश। कौन सा वंश था? सातवाहन वंश था। ठीक है, और सातवाहन वंश के बाद इसमें कौन आया था? ठीक है, वकटक वंश। कौन आ गया था? वकटक वंश। वकटक वंश के बाद कौन आया था? वतापी के चालुक्य आए थे। और बीच में एक वेंगी जगह है जहां पे वेंगी के चालुक्य भी शुरू हो गए थे। और इन्हीं चालुक्य के बाद कौन आया? राष्ट्रकूट। और इन राष्ट्रकूट के बाद दोबारा से कौन आया? कल्याणी के चालुक्य। मतलब चालुक्य वंश आया जिन्होंने अपनी राजधानी किसको रखी थी? कल्याणी को रखी थी। अच्छा, कल्याणी के पहले इनकी कोई राजधानी थी, तो वो कौन सी थी? मान्यखेत। कौन सी थी? ठीक है, राष्ट्रकूट वाली राजधानी। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। तो उस आधार पे इनकी राजधानी, अगर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखा जाए सबसे पहली राजधानी कोई बनी थी तो कौन सी थी? प्रतिष्ठान। ठीक है ना, याद आ रहा है ना? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के समय में कौन सी राजधानी बनी थी? प्रतिष्ठान नामक राजधानी बनी थी। चलो, है ना। तो इसके बाद हमने देखा था जब यहाँ पे राष्ट्रकूट शासन चल रहा था, दक्षिण भारत तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, दक्षिण भारत में अब कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है ना। तो याद रखना कि जब यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट शासन चल रहा था, तभी हमने देखा था कि एक संघर्ष शुरू हुआ था। कौन सा संघर्ष शुरू हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिगुट संघर्ष शुरू हुआ था। कौन से क्षेत्र के लिए? कन्नौज के क्षेत्र के लिए। इस कन्नौज का राजा कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है ना। चलो, तो ये कन्नौज वाला जो शासन देखा जाए तो वो शुरुआत की गई थी पुष्यभूति वर्धन द्वारा।
है ना। इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश बोला जाता है। पुष्यभूति की संतान कौन थी? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, राज्यवर्धन, राजश्री वर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा त्रिगुट संघर्ष शुरू होता है क्योंकि हर्षवर्धन ने विवाह नहीं किया, उनकी मानक संतान थी। और देखा जाए तो हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत की राजनीति में, दक्षिण भारत तो कंप्लीट हो गया है, उत्तर भारत की राजनीति में क्या शुरू हो गया था? एक तरीके का शून्य काल शुरू हो गया था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? उत्तर दक्षिण भारत कंप्लीट हो गया, हमारा उत्तर भारत की राजनीति में क्या? एक राजनीतिक शून्यता। ठीक है, राजनीतिक शून्यता जैसी चीज आ गई थी। इसलिए अब हमें शुरू करना पड़ेगा कि ये जो कन्नौज वाले क्षेत्र के लिए अलग अलग वंश लड़ाई कर रहे थे। कन्नौज वाले क्षेत्र के लिए पहला वंश जो लड़ाई कर रहा था वो कौन था? राष्ट्रकूट वंश। ये पहला वंश था जो कन्नौज को हथियाना चाहता था। ठीक है, ये गुजरात वाले क्षेत्र में एक वंश था जिनका नाम था प्रतिहार वंश। क्या नाम था? एक्सक्यूज मी, प्रतिहार वंश। गुजरात साइड क्षेत्र में जो वंश था उसका नाम क्या था? प्रतिहार वंश। पूरा नाम क्या बोला जाता था? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, चलो। और बंगाल साइड में भी एक वंश चल रहा था जिसका नाम क्या था? पाल वंश। जिसका नाम था पाल वंश। ठीक है ना। तो ये कौन से क्षेत्र में था? उस समय बिहार और बंगाल का मिला के देखा जाता था, इसीलिए बंगाल के क्षेत्र में कौन था? पाल वंश था। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो एक एक करके ये 2 वंश, पाल वंश के बाद यहाँ पे सेन वंश आया था। सेन वंश ने भी कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें की हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। जो लक्ष्मण सेन जो एक राजा रहे हैं, उनके समय का एक राइटर था जिसकी सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। तो एक राइटर के कारण हमें सेन वंश के बारे में भी पढ़ना होगा। सेन वंश। ठीक है, चलो। तो हम 1-2 क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे किसको? गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग। कौन सा वंश है? गुर्जरा प्रतिहारा। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। फटाफट हेडिंग डाल लेंगे। कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश। चलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो कौन सा वंश शुरू करने जा रहे हैं हम? गुर्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहली चीज लिखोगे कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, संस्थापक, फाउंडर। आप लोगों ने ऑलरेडी इन राजा का नाम सुना है। इसके फाउंडर है नागभट्ट। कौन है? नागभट्ट प्रथम है ये, नागभट्ट। इसके संस्थापक कौन है? नागभट्ट। नागभट्ट। इस वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट। फटाफट लिखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट। ठीक है, गिने चुने 3-4 राजाओं के बारे में देखना है। सबसे पहले कौन से राजा के बारे में देखे हमने? नागभट्ट। ये याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट। नागभट्ट का नाम पहले भी सुने हो। जब हम प्राचीन काल में इतिहास पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि नागभट्ट के साथ अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध किए गए थे। वो नागभट्ट कौन से वंश के थे? गुर्जर प्रतिहार। दूसरा नाम इन्हीं में आता है वत्सराज का। दूसरे राजा नेक्स्ट। अच्छा, ये सीक्वेंस नहीं है राजाओं का, केवल महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ना। बीच में नागभट्ट 2 भी आए हैं और बहुत सारे राजा आए हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट राजा का नाम है आपके वत्सराज। इनका भी नाम आप लोगों ने सुने हुए हो त्रिपक्षीय संघर्ष के चक्कर में। ठीक है, तो नेक्स्ट राजा का नाम क्या आता है? वत्सराज। इनके समय में एक पॉइंट लिखोगे, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। ही स्टार्टेड द ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। स्टार्टेड ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल।
ठीक है, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की एवं करीब आधा कन्नौज इन्होंने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। ठीक है, नियरली हाफ ऑफ द कन्नौज, हाफ कन्नौज took in his territory। ठीक है, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की और करीब आधा कन्नौज अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। अच्छा देखो, हर वंश की हम एक राजधानी पढ़ते हैं, इन वंश की हमने कोई राजधानी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि शुरुआत से ही नागभट्ट के समय से जब जो राजधानी थी उसको हटा के इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अपनी राजधानी किसको बनाएंगे? कन्नौज को बनाएंगे। तो बाद में इन्होंने वैसा किया भी, कन्नौज जीता भी और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी, देखो शुरुआत से नहीं थी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। ठीक है ना, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज। शुरुआत से इन्होंने ठान के रखा था, कोई राजधानी नहीं रखी। इन्होंने बोला कि अगर हम अपनी राजधानी घोषित करेंगे तो वो कौन सी होनी चाहिए? कन्नौज ही होनी चाहिए। वत्सराज के समय में देखो छोटा छोटा क्षेत्र इन्होंने जीतते चले गए हैं। वत्सराज के समय में इन्होंने कितना क्षेत्र जीत लिया है? आधा क्षेत्र जीत लिया। जैसे अगर बात करें, ठीक है, चलो देखो ये वाला क्षेत्र है कौन सा? कन्नौज का। यहाँ पे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, यहाँ पे है आपके राष्ट्रकूट वंश और यहाँ पे है आपके पाल वंश। ठीक है, इन्होंने भी आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वंश से कौन सा वो शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की? किस शासक ने राष्ट्रकूट वंश के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की? किसने? ध्रुव ने। बहुत बढ़िया। किसने शुरुआत की थी? राष्ट्रकूट शासक के तरफ से ध्रुव शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ, भाग लिया था। राष्ट्रकूट वंश में हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर किए थे, याद आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश ने थोड़ा सा क्षेत्र जीत लिया, पाल वंश ने थोड़ा सा क्षेत्र जीत लिया, लेकिन एक बड़े क्षेत्र को अपने अधीन किसने किया था? प्रतिहार वंश के कौन से राजा? वत्सराज ने वो एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। समझ में आ रहा है यहां तक कहानी? ठीक है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हुआ? नागभट्ट। ठीक है, इन्होंने कोई प्रारंभिक राजधानी के बाद अपनी अगर राजधानी बनाई है तो वो कौन सी राजधानी है? कन्नौज। शुरुआत से इनका दृढ़ निश्चय था कि हम अपनी राजधानी बनाएंगे तो वो कौन सी होगी? केवल और केवल कन्नौज होगी। ठीक है, चलो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? नेक्स्ट राजा जो वत्सराज आए, उन्होंने करीब आधा क्षेत्र जीत भी लिया कन्नौज का, लेकिन इस समय पूरा क्षेत्र इन्होंने नहीं जीता था। कुछ क्षेत्र राष्ट्रकूट के अधीन था, कुछ क्षेत्र पाल वंश के अधीन था, है ना। धीरे धीरे राजा चेंज हुए, फिर एक बड़े प्रतापी राजा आए जिनका नाम था मिहिर भोज। नेक्स्ट राजा का नाम क्या लिखोगे? मिहिर भोज। नेक्स्ट राजा का नाम लिखोगे मिहिर भोज। ठीक है, तो नेक्स्ट राजा का नाम क्या आएगा? मिहिर भोज। इनके समय में लिखो, इन्होंने पूर्णतः कन्नौज पर विजय हासिल की। इन्होंने पूर्णतः कन्नौज पर विजय हासिल की। ठीक है, ही कंप्लीटली गॉट विक्ट्री इन कन्नौज। पूर्णतः कन्नौज पे विजय किसने हासिल की है? मिहिर भोज ने हासिल की है। एवं कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एंड मेक इट देयर कैपिटल, है ना, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया? इन्होंने पूर्णतः कन्नौज पर विजय हासिल की एवं कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और कन्नौज को कैपिटल किसको बनाया? कन्नौज को कैपिटल कन्नौज को बनाया। ठीक है ना। चलो, तो हम देख रहे हैं किसके बारे में? राजा मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, तो मिहिर भोज ने क्या किया है? पूर्णतः कन्नौज। देखो हमने पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को कि ये जो तीन वंश लड़ रहे थे इसमें कंप्लीटली विक्ट्री किसकी हुई थी? पूर्णतः जीता कौन था? कौन जीता था? प्रतिहार वंश जीता था। अरे पहले भी बताया हूं ना, कौन जीता था? प्रतिहार वंश जीता था। ठीक है ना। चलो, क्या हुआ था? हमने देखा था कि भाई तीनों लोग लड़ रहे थे, लेकिन फाइनली जीत किसकी हुई थी? प्रतिहार वंश की। और प्रतिहार वंश में ये जीत लेने का श्रेय किसको जाता है? मिहिर भोज को। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे राजा आए हैं, लेकिन फाइनली कंप्लीटली विक्ट्री किसको मिली है? राजा मिहिर भोज को। तो कितने राजाओं के बारे में देखा हमने अभी तक? 3 राजाओं के बारे में देखा। संस्थापक कौन है?
नागभट्ट, ठीक है, बोलना है भाई। संस्थापक कौन है? नागभट्ट, ठीक है। नागभट्ट के समय में प्रतिहार वंश शुरू हुआ, नागभट्ट इसके संस्थापक थे। नागभट्ट के बाद किसको देखा हमने? वत्सराज। अच्छा, इनकी प्रारंभिक कोई राजधानी थी क्या? नहीं, शुरुआत से इन्होंने बोला कि भाई छोटा, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं राजधानी नहीं थी मतलब इन्होंने कहीं कुछ काम ही नहीं किया था, ठीक है, वो सारी चीजें चलती थी, लेकिन घोषणा नहीं की थी। इन्होंने बोला था कि अगर राजधानी बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? केवल और केवल कन्नौज को बनाएंगे। शुरुआत से ही इनकी यही धारणा थी कि अगर राजधानी बनाएंगे तो केवल कन्नौज को बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो नागभट्ट के बाद हमने किसके बारे में देखा? वत्सराज। अरे बोलो, नागभट्ट के बाद हमने किसको देखा है? वत्सराज को देखा है, ठीक है ना। वत्सराज के समय में क्या हुआ है? इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की है। इन्होंने, जैसे हर राजवंश में एक कोई राजा होता है ना जिसने, तो यहां से कौन शुरुआत कर दिया था? वत्सराज। और शुरुआत करने के साथ ही साथ ऐसा नहीं कि केवल शुरुआत किया है, करीब आधा क्षेत्र अपने अंदर शामिल भी कर लिया था, लेकिन अभी भी पूर्ण क्षेत्र इनके अंदर नहीं आया था। फिर देखो, ये बीच में बता रहा हूं बार बार कि ये राजाओं का सीक्वेंस यही नहीं है, बीच में और राजा आए हैं, कुछ हारे हैं, कुछ जीते हैं, है ना। कभी आधा क्षेत्र वत्सराज के अधीन आ गया था, फिर कभी कुछ क्षेत्र पाल वंश के अधीन आ गया, तो ये सब चीजें करीब 100-200 सालों तक चलती ही रही है ना। ये राजवंश ऐसे छोटे मोटे नहीं थे कि एक दिन 2 साल 50 साल में कंप्लीट हो जाए। 100 वर्ष तक करीब ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलते रहा है अलग अलग राजाओं के द्वारा, ठीक है। तो फिर बाद में अंतिम में क्या देखा गया? ये पाया गया कि वत्सराज के बाद एक राजा आए हैं जिनका नाम क्या है? मिहिर भोज। वत्सराज के बाद कौन आए हैं? मिहिर भोज। और मिहिर भोज ने कंप्लीटली कन्नौज को किसके अंदर शामिल कर लिया? प्रतिहार वंश के अंदर शामिल कर लिया। और किसको राजधानी बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इस वंश के आखिरी शासक कौन थे? यशपाल, ठीक है। चौथा नंबर पे लिखो यशपाल, ठीक है। आखिरी शासक कौन थे? लास्ट रूलर, लास्ट रूलर। लास्ट रूलर कौन थे हमारे? यशपाल, ठीक है ना। चलो, इतनी चीज याद रहेगी, क्लियर है ना। हमने 4 राजाओं के बेसिकली नाम देखे हैं प्रतिहार वंश में। कौन कौन से हैं? नागभट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज और यशपाल। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन है? यशपाल। देखो, अब कहानी ऐसी आती है कि एक लक्ष्य था ना। लक्ष्य क्या था? कन्नौज को राजधानी बनाना। तो जब तक लक्ष्य कोई रहता है इंसान के जीवन में, जैसे आप सभी का एक लक्ष्य है ना, तब तक हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम उस पर गिव अप कर देते हैं कि हाँ ठीक है, अब क्या ही करना है ना। तो जब तक लक्ष्य था तब तक ये राजवंश बहुत चला, प्रसिद्धि पाया। 2 राजवंशों को हरा के इसने कन्नौज पर विजय भी हासिल की। लेकिन बोला जाता है मिहिर भोज के बाद यह वंश का पतन होते चला गया और यशपाल के समय तक आते आते पता भी नहीं चला कि ये राजवंश कहाँ गया। धीरे से यही राजवंश किसमें शामिल हो गया? गुजरात वाला राजवंश धीरे से राजपूत वंश में शामिल हुआ। और बाद में आप लोग देखोगे जब मुस्लिम शासक आएंगे, ठीक है ना, मुस्लिम रूलर्स आएंगे तो इस क्षेत्र को वो भी अपने अधीन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो धीरे धीरे इस वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। और इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इस वंश के बाद क्या हुआ है या क्या कुछ चीजें नहीं पाई गई। ठीक है, बस इतना मिलता है कि भाई गुजरात वंश में फिर धीरे से किसका शासक हो गया? मुस्लिम शासकों का रूल हो गया, शासन हो गया। क्लियर हुआ है ना? तो ये था किस वंश के बारे में? ये था हमारा प्रतिहार वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने एक वंश कंप्लीट कर लिया है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अच्छा ये जाति से गुर्जर कहलाते थे, इसीलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। ठीक है, जाति से क्या कहलाते थे? गुर्जर। एक पॉइंट और ऐड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, जाति से क्या कहलाते थे? गुर्जर। जाति से गुर्जर इनकी क्या थी? जाति थी। ठीक है, जाति से ये गुर्जर कहलाते थे, इसीलिए इनका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया है ना? तो ये जो चीजें हमें देखनी है उसमें हमने पहला राजवंश कंप्लीट कर लिया। कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। याद रहेगा गुर्जर प्रतिहार, यही याद कर लो इन सारी चीजों को। गुर्जर प्रतिहार के अलावा यहां से कुछ चीजें नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, कितने राजा? ऐसा नहीं है कि 4 ही राजा हुए, 4 राजा 50 साल में, मतलब
20-20 साल 30-30 साल भी शासन करते तो बहुत कम शासन होता, ठीक है। बहुत लंबा समय तक ये वंश चला है, 100 वर्ष तक तो त्रिपक्षीय संघर्ष का युद्ध ही चलते रहा है। नागभट्ट द्वितीय आया है, भोज राजा भोज द्वितीय भी आए हैं, अलग अलग चीजें चलती रही, लेकिन कुछ प्रमुख ही नहीं है। हर चीज में एक ही आएगा कि इन्होंने भी युद्ध किया, कोई जीत गए कोई हार गए, वही सारी चीजें चल रही थी। जब तक मिहिर भोज थे तब तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलते रहा। मिहिर भोज ने कंप्लीटली इसको अपने अधीन कर लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक कौन था? मैंने अंतिम संस्थापक बोल दिया शायद, है ना। अंतिम राजा कौन था? यशपाल। और संस्थापक कौन था? नागभट्ट, ठीक है ना। और किसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? मिहिर भोज ने। किसने कन्नौज को कंप्लीटली जीत लिया? मिहिर भोज ने। किसने कन्नौज वाले युद्ध की शुरुआत की थी? वत्सराज ने शुरुआत की थी, ठीक है। चलो, तो गुर्जर प्रतिहार वंश ऑलमोस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट वंश हम देखेंगे कौन सा वंश? पाल वंश। नेक्स्ट वंश कौन सा देखेंगे? पाल वंश। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पाल डायनेस्टी। चलो, किस क्षेत्र में है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्षेत्र पता होना चाहिए। किस क्षेत्र में है ये? बंगाल, ठीक है ना। एक्चुअल में ये बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में है, क्योंकि ज्यादातर डेवलपमेंट का काम इन्होंने उदंतपुरी या बिहार शरीफ वगैरह में काम किया है। लेकिन उस समय बिहार भी किसी के क्षेत्र में आता था? बंगाल के ही क्षेत्र में आता था, ठीक है ना। बिहार बंगाल इसी क्षेत्र में आता था, इसीलिए इनकी राजधानी भी कौन सी थी? बंगाल की ही थी। मुंगेर जो इनकी राजधानी थी वो भी बंगाल की थी, इसीलिए इनको बोला जाता है कौन से वंश के? बंगाल के पाल वंश बोला जाता है, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करेंगे किसकी? पाल वंश की। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये पाल वंश कौन से किस क्षेत्र के हैं? तो बंगाल क्षेत्र के हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पे इनकी राजधानी क्या है? मुंगेर। बंगाल में एक जगह है, राजधानी क्या है? मुंगेर। ठीक है, बंगाल में एक जगह है मुंगेर, वो इनकी क्या है? राजधानी है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? कुछ चीजें बस याद रखने की हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है, कि इनकी राजधानी क्या है? मुंगेर, जो कि कहाँ है? बंगाल में है। कहाँ पे है ये? बंगाल, ठीक है। अब बात करें इनके संस्थापक की, तो संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? फाउंडर संस्थापक क्या नाम आएगा? गोपाल। फाउंडर में किसका नाम आता है? गोपाल का नाम आता है। फाउंडर कौन है भाई? तो गोपाल इसके फाउंडर हैं, ठीक है। सबसे पहला राजा या फाउंडर संस्थापक की बात करें तो कौन आता है? गोपाल आता है, ठीक है। इन्होंने बिहार शरीफ जगह पर उदंत, देखो बंगाल के शासक हैं, बंगाल एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। मतलब जितने बुद्धिजीवी निकले, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने समय की बात, ठीक है। चाहे आप मॉडर्न इंडिया उठा के देखो, चाहे आप मेडिवल इंडिया उठा के देखो, चाहे आप एंशिएंट इंडिया उठा के देखो, अगर बुद्धिजीवी लोग निकल रहे हैं तो वो कहां से निकले हैं? बंगाल। इसीलिए अंग्रेजों ने विभाजन भी किया था, तो किसका किया था? बंगाल का विभाजन किया था, ताकि बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी समझ पा रहे हो, इंटेलेक्चुअल्स लोग ना निकल पाए वहां से, ठीक है। तो इन्होंने बिहार शरीफ नामक जगह पर, जो कि आज बिहार में है, कौन सी यूनिवर्सिटी? उदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय बनाया था। उदंतपुरी। एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ढूंढने से किताबों में नहीं मिलेगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय ही कंस्ट्रक्टेड उदंतपुरी यूनिवर्सिटी इन बिहार शरीफ, ठीक है। इन्होंने किस चीज का निर्माण किया? बिहार शरीफ में उदंतपुरी। कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? बोल लो, उदंतपुरी, ठीक है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी है? उदंतपुरी। किस चीज की शिक्षा दी जाती थी यहाँ? तो बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी। किस धर्म की शिक्षा? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म में भी अगर कौन से धर्म की शिक्षा? वज्रयान। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है भाई? वज्रयान, भुवनेश्वर। वज्रयान के अलावा और दो शाखाएं थी, कौन कौन सी? हिनयान और
महायान, ठीक है ना, हिनयान और महायान। कौन थे हिनयान, कौन थे? शशि, हिनयान कौन थे, महायान कौन थे? हिनयान और महायान। हाँ, हिनयान और महायान थे, कोई तो थे, है ना? कौन थे नहीं पता, हिनयान और महायान। खुले विचार वाले थे, आधुनिक वाले थे, ठीक है। हिनयान ऑर्थोडॉक्स पीपल थे। ऑर्थोडॉक्स पीपल मतलब पुराने बौद्ध की बताई गई चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली पालन करने वाले थे, ठीक है ना। और महायान थोड़ा सा लिबरल लोग थे, ठीक है ना, कि यार मैंने बताया था महान महान सोच वाले, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा उदारवादी करके याद रख सकते हो, ठीक है। और वज्रयान कौन थे? तंत्र मंत्र जादू टोना ये वाली चीजें। और पतन के कारण कौन थे? बढ़िया, ठीक है, कौन थे? वज्रयान। बौद्ध धर्म के पतन का कारण किसको माना जाता है? वज्रयान बुद्धिज्म को माना जाता है। तो यहाँ पे बिहार शरीफ उदंतपुरी में बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, और बुद्धिज्म में भी कौन से? वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा? गोपाल के बारे में देखा। सबसे पहले राजा कौन थे? गोपाल थे। गोपाल ने क्या किया है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, क्या याद रखोगे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस चीज की शिक्षा देता था? बौद्ध में भी कौन से धर्म की? वज्रयान। देखो बौद्ध धर्म में जो नहीं थे वो लास्ट क्लास में आप लोग देख सकते हो, प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी 3 शाखाएं बट गई थी, बौद्ध के डेथ के बाद 3 शाखाएं बट गई थी। कौन कौन सी? महायान, हिनयान, वज्रयान, ठीक है ना। तो उसमें से एक शाखा हुआ करती थी, कौन सी? वज्रयान। तो इस यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में किस चीज की शिक्षा दी जाती थी? वज्रयान धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इतना सब याद रखना है आपको, किसके बारे में? गोपाल के बारे में। नेक्स्ट राजा का नाम याद रखोगे, धर्मपाल। सुने हो धर्मपाल का नाम? चलो, तो नेक्स्ट राजा कौन है हमारे? धर्मपाल। नेक्स्ट राजा का नाम लिखो, धर्मपाल, ठीक है। अच्छा, ये उदंतपुरी कहां बनाई थी? बिहार शरीफ। धर्मपाल ने भी यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है ना। कहां बनाई? देखो ये भी भागलपुर बिहार। कहां है? भागलपुर बिहार में, ठीक है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ठीक है। इन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। यह भी बौद्ध धर्म के लिए था, बौद्ध धर्म वज्रयान के लिए था। यह विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के लिए था, ठीक है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के लिए था। धर्मपाल वह राजा थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से शुरुआत की, ठीक है। तो देखो तीनों वंश के हमने राजा पढ़े। राष्ट्रकूट की तरफ से किसने शुरुआत की? ध्रुव, ठीक है ना। राष्ट्रकूट की तरफ से किसने शुरुआत की? ध्रुव ने शुरुआत की, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार की तरफ से किसने शुरुआत की? वत्सराज, ठीक है। और इधर की तरफ से किसने शुरुआत की? धर्मपाल। ये सब चीजें, धर्मपाल का नाम, वत्सराज का नाम, आप लोग जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे थे तो उसमें भी आया था, ठीक है। तो लिखो, ही स्टार्टेड द ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। देखो जब भी युद्ध वगैरह में चीजें शुरू होती है ना, तो डेवलपमेंट रुक जाता है। इसके पहले बेहतरीन चल रहा था डेवलपमेंट पाल वंश का, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे बुद्धिजीवी लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे। लेकिन यहाँ से जैसे उन्होंने युद्ध वाली चीज में गए, है ना, तो यहाँ तक तो इन्होंने, धर्मपाल ने तो मैनेज किया, विश्वविद्यालय भी बनाया, युद्ध में भी शामिल हुए, सब किया, लेकिन इनके बाद से डेवलपमेंट रुक गया। डेवलपमेंट नहीं हुआ, केवल और केवल युद्ध के पीछे भागते रहे। कौन? पाल वंश के लोग, है ना, जो कि चीज पूरी नहीं हो पाई। तो देखा जाए तो अभी तक हमने दो चीजों के, दो लोगों के बारे में पढ़ा, दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। पहला वंश कौन सा? अरे पहला वंश कौन सा था? प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा। और दूसरा वंश कौन सा? पाल वंश के बारे में पढ़ा। प्रतिहार वंश के 4 राजा, सबसे पहले संस्थापक कौन थे? नागभट्ट के बाद, वत्सराज के बाद
मिहिर भोज के बाद यशपाल, अंतिम राजा। सीक्वेंस नहीं है, जो हमने चीज पढ़ी उसका रिवीजन कर रहे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने शामिल हुए? वत्सराज में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? गोपाल ने की है, ठीक है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट की तरफ से किसने शुरू किया? त्रिपक्षीय संघर्ष को कौन सा वंश जीता? कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा राजा? मिहिर भोज। आधा कन्नौज किसने जीत लिया था? वत्सराज ने जीत लिया था, ठीक है ना। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल, ठीक है ना। गोपाल ने कहां पे विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? कौन सा विश्वविद्यालय? उदंतपुरी, ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय? उदंतपुरी। कौन से धर्म की शिक्षा? बौद्ध में कौन सा? वज्रयान। एक और यूनिवर्सिटी बनवाई गई है किसके द्वारा? धर्मपाल। किसके द्वारा? कहां पे? भागलपुर। कहां पे? भागलपुर। जगह का नाम है भागलपुर, बिहार में ही है, ठीक है। और ये भी कौन से धर्म की शिक्षा? बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे। कौन सा? हाँ, वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट राजा। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत किसने की है? धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कर दी है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसी के बाद अब नेक्स्ट राजा देखेंगे। धर्मपाल के समय में लिख लेना, वो पॉइंट लिख लो। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट राजा का नाम लिखोगे देवपाल। नेक्स्ट राजा का नाम क्या आ जाएगा? देवपाल, ठीक है। नेक्स्ट राजा कौन है? देवपाल। देवपाल के समय में बस एक ही चीज याद रखनी है कि इनके शासनकाल में एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। इनके शासनकाल में एक अरब यात्री भारत आया था जिसका नाम था सुलेमान। In his region, an Arab traveler came in India named as Suleiman. In his region, an Arab traveler came in India known as Suleiman, या called Suleiman. क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो देवपाल के समय में क्या याद रखोगे? सुलेमान याद रखोगे। एक अरब यात्री आया है, कहां आया है? भारत आया है, जिसका नाम क्या है? सुलेमान। नेक्स्ट राजा आते हैं हमारे महीपाल। नेक्स्ट राजा कौन आते हैं? महीपाल। चलो महीपाल के बारे में आप लोग बताओगे, जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है। बताओ महीपाल। महीपाल, बस हो गया। महीपाल। पलाश, हाँ ठीक। कीर्तिवर्मन, अरे रुक जाओ, हाँ। राजेंद्र प्रथम कौन से वंश का था? पलाश। चालुक्य कौन सा वंश का था? चोल। उत्तर चोल, लेटर चोलास जो आए थे, ठीक है ना। कौन सी उपाधि धारण किया था? हाँ चलो, क्या याद है थोड़ा तो, ठीक है। राजेंद्र चोल। हम वापस से आ रहे हैं चोल वंश में। शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने चोल वंश कवर किया है। तब राजा का नाम आया था धर्मपाल और महीपाल। याद आ रहा है? ये राजेंद्र प्रथम, जो राजेंद्र चोल नाम का एक शासक हुआ करता था उत्तरवर्ती चोल शासक में, ठीक है। चलो उसने क्या किया था? इसी महीपाल को हराया था। याद आ रहा है ना भाई? वो कहानियां देखते चलो, याद करते चलो। महीपाल को हराया था और बोला तक शासन किया था क्या? बंगाल में रूल किया था क्या? नहीं। आया क्या लेके गया था? गंगा जल लेके गया था। और उपाधि कौन सी लिया था? गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगई कोंड। और वहां जाके एक नई राजधानी बनाया था, क्या? चोलगंगम। नई राजधानी कौन सी बनाई थी? चोलगंगम। इसको चोलगंगम के नाम से भी जाना जाता था। एक नई राजधानी बनाई थी चोलगंगम। और उपाधि कौन सी लिया था? गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है ना। बहुत अच्छे से वो कहानी बताया था मैंने। अगर देखो इस तरीके से आप लोगों को याद नहीं हो सकता, वैसे याद नहीं हो रहा तो रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर याद नहीं हो सकता तो फिर किसी तरीके से ये वंश याद नहीं हो सकते, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है इन सारी चीजों को पढ़ना। दक्षिण भारत के राजवंश
सबसे टफ माने जाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर हम राजवंश लिखे ना कि अभी तक प्राचीन भारत में हमने कितने राजवंश लिख पढ़ लिए, तो शुरुआत कहां से हुई थी? हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। ठीक है, कौन सा वंश आया था? शुंग। शुंग वंश के बाद कण्व वंश, कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। आगे बढ़ जाओ, सातवाहन के बाद वकटक के बाद चालुक्य। चालुक्य के समय में एक चालुक्य थे वतापी के चालुक्य, है ना, और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे वेंगी के दोनों सेम ही हो गया समझने के लिए, बस चालुक्य और वतापी, वेंगी के चालुक्य। और इसी चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट के बाद चालुक्य ऑफ कल्याणी। समझ में आ रहा है? कहानी यही खत्म नहीं हुई है। मौर्य वंश के समय में यहाँ पे इंडो ग्रीक और शक, पहलव, कुषाण। समझ में आ रहा है? कुषाण के बाद गुप्त, उत्तरवर्ती गुप्त और बाद वाले गुप्त। गुप्त के बाद वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति, वर्धन वंश। समझ में आ रहा है कितनी चीजें हो चुकी हैं? और इसी को हमने रिलेट किए हैं कहां से? ये था नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, मतलब बीच में ये थोड़ा सा महाराष्ट्र वाली चीजें आ गई। इसी को हमने रिलेट किए हैं कहां से? चेर, चोल, पांड्य। ठीक है, पांड्य के बाद पल्लव, चोल की जगह पे पल्लव, पल्लव के बाद फिर से लेटर चोलास, लेटर चोलास आ गए हैं। उसी समय में हमने ऊपर वाली चीजें भी कंप्लीट कर ली हैं। तो इतने सारे राजवंश पढ़ लिए हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें सारी खिचड़ी बन जाएगी अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। क्लियर है? और ये सारी चीजें जब पढ़ोगे ना किताब से तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। खासकर ये जो दक्षिण भारत वाली चीजें है ना, राष्ट्रकूट और ये कल्याणी वाले चालुक्य वगैरह वाली चीजें, ये सारी चीजें समझना बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र एक है। यहाँ तक तो केवल इन लोग मगध में ही रहे हैं, है ना, मगध में ही रहे हैं। सातवाहन जब आए हैं तो ये दक्षिण भारत मतलब यहाँ पे शुंग, कर्ण, ये सब मगध में रहे हैं। ठीक है, शुंग वंश थोड़ा मध्य प्रदेश, विदिशा राजधानी बनाया था, याद आ रहा है? ठीक है, ये सातवाहन वंश थोड़ा सा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तरफ आया है, दक्षिण तरफ आया है। ठीक है, उसके बाद तो ये दक्षिण भारत ही चलता है। गुप्त वंश भी उत्तर भारत में ही रहे हैं, तो यहाँ का थोड़ा सा इजी रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा टफ है कि कभी किसी को हरा के उसी जगह पे कोई और आ जा रहा है, कभी कोई और आ जा रहा है। वेंगी के चालुक्य, वतापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, उसी जगह पे चोल है, फिर पल्लव है, फिर चोल है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रिवीजन करते रहो, अदरवाइज ये चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या देख रहे थे हम? क्या पूछ रहे थे? महिपाल। ठीक है ना? चलो, तो देख पा रहे हो कितने सारे राजवंश हो गए? अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। समझ में आ रहा है कितने राजवंश हैं? 23 वंश हैं। और 23 वंश में कम से कम एवरेज मान लें 5 राजा, है ना? तो 5 23 जा, हिसाब लगा लेना, 5 तिहाई 15, 1 5 दूनी 10, 115 राजाओं के नाम। समझ में आ रहा है? 5 से ज्यादा ही पढ़े हैं, है ना? जैसे गुप्त वंश में कितने सारे याद किए हैं हमने, है ना? तो उसमें 10-15 तो उसी में याद किए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बिंबिसार, अजात शत्रु, ये वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं, है ना? क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार का पुत्र, अजात शत्रु का पुत्र उदयन। आधे लोगों को वो भी नहीं याद है, कौन था? उदयन। उदयन के पुत्र का नाम याद है? क्या नाम था? नागदशक। तो हमने देखा था कि वही राजा बनेगा। नागदशक को हरा के कौन आएगा? शिशुनाग आएगा। ठीक है, शिशुनाग में 2 राजा पड़े थे, शिशुनाग और काल अशोक। ठीक है, उसके बाद भी 2 ही राजा पड़े थे नंदवंश में। कौन कौन? महापद्म नंद और धनानंद। मौर्य वंश में भी ढेर सारे राजा पढ़ लिया था। अशोक के बाद भी हमने बहुत सारी चीजें देख लिए थे। तो ये सारी चीजें, इनमें भी हमने ज्यादा नहीं, 2-3, एक संस्थापक, लास्ट रूलर और एक महान रूलर, यही सारी चीजें। पल्लव में थोड़ा ज्यादा देखे, राष्ट्रकूट में ज्यादा देखे, राष्ट्रकूट है ना यहाँ, हाँ, राष्ट्रकूट में ज्यादा देखे हैं। ठीक है, आज हमने 2 वंश और, अरे इसमें तो 2 वंश ऐड ही नहीं हुए। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, अभी पढ़ोगे सेन। क्या क्या चीजें याद रखोगे? रिवीजन नहीं करोगे, ये सारी चीजें याद नहीं होनी। 23, 24, 25, 26। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? याद नहीं करोगे तो ये सारी चीजें, मतलब रिवीजन नहीं करोगे तो ये चीजें दिमाग में नहीं बैठने वाली। इसलिए इन सारी चीजों का क्या करते चलो? रिवीजन करते चलो। चलो आ जाओ महिपाल में। पाल वंश में हमने किसके बारे में देख रहे हैं? महिपाल के बारे में देख रहे हैं। तो महिपाल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को स्टोरी पता है, लिखो। इसी के शासन काल में चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर आक्रमण किया था। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में राजेंद्र प्रथम ने यहाँ पर आक्रमण किया था।
महिपाल ऐसा है, चोल वंश से तो हार गया था लेकिन अच्छा शासक था, प्रतापी शासक था। इसने मतलब वो सब चीजें मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि उसने यहाँ हराया, गंगा जल ले गया, गंगा कोंड की उपाधि, वो सब हम वहां देख चुके हैं। तो यहाँ बस इतना याद रखना आपको, चोल वंश का राजा राजेंद्र प्रथम का आक्रमण हुआ था। बाकी चीजें महिपाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, हारा था, जीत गया था महिपाल, हार गया था, ये तो सरेंडर कर रहा था, सर मारो मत, ले लो जो लेना है। फिर लेना थोड़ी, हमें तो गंगा जल लेना है, ठीक है ना। गंगा जल लेके चला गया था कौन? राजेंद्र प्रथम। चलो इसके बाद बस फटाफट महिपाल के बाद, महिपाल में लिखो, इसने तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध अच्छा देखो, पाल वंश में आपको समझ में आ रहा है कौन से धर्म के अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। देखो शुरू की 2 विश्वविद्यालय और फिर यहां से भी, है ना। लिखो, इसने तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसने तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस वंश के अंतिम राजा मदनपाल थे। और इस वंश के बाद यहाँ पे सेन वंश आ गया, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वंश के अंतिम राजा कौन थे? मदनपाल। इस वंश के अंतिम राजा मदनपाल थे। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मदनपाल। ठीक है, इस वंश के बाद कौन सा वंश आया है? सेन वंश आया है, जिसकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहां तक चीजें याद हो गई, क्लियर हुआ। एक बार रिवीजन करेंगे, कौन से वंश का? पाल वंश का। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। प्रतिहार वंश में किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए हैं? कौन शामिल हुआ? वत्सराज। किसने पूर्णतः जीत लिया? किसने? लास्ट रूलर प्रतिहार वंश का क्या नाम था? संस्थापक। यही 4 रूलर याद करने हैं हमें। ठीक है, पाल वंश में आओ तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पलाश बताओ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भीड़ में सब चिल्लाते हैं, बंद करो कॉपी वॉपी, रिवीजन बंद करो अब। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। किसने बनवाई है? ऑप्शन में ना चारों पाल ही रहेंगे, ठीक है, तो वो ऑप्शन के भरोसे नहीं, एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, किसने? कॉन्फिडेंस के साथ किसने बनवाई? कहां बनवाई? भागलपुर बिहार। उदंतपुरी विश्वविद्यालय यशपाल पक्का। अंतिम राजा यशपाल, वो भी। फिर मदनपाल कौन है? और यशपाल इस वंश का नहीं है, हर पाल पाल ठीक है, चलो किसने बनवाई है? उदंतपुरी गोपाल। देखो भाई कंफ्यूजन होगा, ठीक है, रिवीजन नहीं करो कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये भी यही याद कर लो ना, याद हो जाएगा। बोलो जोश के साथ बोलो, तुम लोग ऐसे नहीं बोलना है कि अपने ही कानों तक आवाज जाए, ठीक है ना। ऐसा बोलना है जैसे बाद में आप लोग क्लास देखते होगे, आप लोगों की आवाज यहां तक नहीं आती है, ऐसा बोलना है कि यहां तक आवाज आ जाए। ठीक है, चलो तो सबसे पहला राजा संस्थापक कौन? पाल वंश का गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, ठीक है ना। गोपाल के बाद कौन था? धर्मपाल। गोपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय? कहा? बिहार शरीफ। शरीफ नहीं, कहां पे? बिहार शरीफ में कौन सा विश्वविद्यालय? उदंतपुरी विश्व। कौन से धर्म के लिए? कौन से धर्म के लिए है? बौद्ध धर्म। बौद्ध में कौन सी शाखा? वज्रयान। गोपाल के बाद धर्मपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल। धर्मपाल कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला। जैन धर्म के लिए। पाल वंश कौन से धर्म के कहलाए? बौद्ध धर्म के कहलाए। तिब्बत में किसने विख्यात किया? महिपाल। अंतिम शासक के जस्ट पहले हमने देखे कौन सा? महिपाल। ठीक है, किसके समय में राजेंद्र प्रथम चोल वंश का आक्रमण हुआ था? महिपाल के समय में चोल वंश का आक्रमण। किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? धर्मपाल। कौन? मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया है? मतलब इसने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, इसके बाद और राजा धर्मपाल। ठीक है, चलो तिब्बत में किसने प्रख्यात किया है बौद्ध धर्म को? ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। अंतिम शासक मदनपाल। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी और क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेन वंश और जहां तक कि प्राचीन भारत की अंतिम क्लास करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।